एप्स्टाइन फाइल्स की जगह इस वक्त साउथ ब्लॉक की नजरें बनी हुई हैं बांग्लादेश में, बिकॉज बांग्लादेश में जो इलेक्शंस हो रहे हैं अपेरेंटली 2 साल के बाद हो रहे हैं और काफी लंबे अरसे से, जैसे आप जानते ही हैं, शेख हसीना जी 2009 से लेकर 2024 तक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थे। तो इस वक्त बहुत उम्मीदें हैं बांग्लादेश की आवाम से, बांग्लादेश के लोगों से कि वो क्या फैसला लेते हैं। और क्योंकि भारत का बहुत लंबा बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, लगभग एक 4100 किलोमीटर्स का, तो इसी कारणवश यहां पे इंडिया और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी क्लोज वॉच रख रही है बांग्लादेश के इलेक्शंस में। लेकिन यहां पे फंडामेंटली मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं कि ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं बांग्लादेश में, इसमें रेफरेंडम किस बात का हो रहा है, कितना एम्बिशियस है ये रेफरेंडम के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, और कैसा संवैधानिक रिफॉर्म बांग्लादेश के आवाम के लोगों के ऊपर ये पॉलिटिकल पार्टीज थोप रही हैं। अपनी अटेंडेंस मार्क करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखें शेख हसीना। नाउ ये डुअल डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज है, एक तो आपका इलेक्शन हो रहा है और दूसरा एक रेफरेंडम हो रहा है, दोनों चीजें हो रही हैं ना। ये जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन है ये ऐतिहासिक इस करके भी है बिकॉज 2024 से जब से शेख हसीना को निकाला गया है, तब उसके बाद आज जाके इलेक्शंस हो रहे हैं, तो बहुत ऐतिहासिक बात है। लेकिन साइमल्टेनियसली साथ के साथ वोटर्स को पार्टिसिपेट करने को कहा गया है एक नेशनल रेफरेंडम में। अब ये रेफरेंडम बेसिकली अप्रूवल मांग रहा है लोगों से कि जो लार्ज स्केल संवैधानिक रिफॉर्म्स प्रपोज करे हैं बाय द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ मोहम्मद यूनुस, क्या वो लेजिटिमेट है कि नहीं है। क्या वोटर्स चाहते हैं कि उन रिफॉर्म्स को, उन प्रपोजल्स को भी अप्रूव किया जाए। नाउ इस कारण ये इलेक्शन केवल एक पावर टसल नहीं है दो पार्टीज या 3 पार्टीज या 4 पार्टीज के बीच में, लेकिन दिस इज अ वेरी हिस्टोरिक मोमेंट फॉर बांग्लादेश, जहां पे इट्स अ मोमेंट ऑफ रेकनिंग एंड ऑल्सो sort of a systematic reassessment in Bangladesh politics and also in the constitution of Bangladesh. अभी जनरल इलेक्शन जो कॉन्टेस्ट किया जा रहा है, इसमें मेजर पार्टीज कौन सी हैं। एक तो बीएनपी, जो तारिक रहमान है, मोस्ट लाइकली वही कैंडिडेट है जो जीतेंगे इस इलेक्शन को, और दूसरा जो कोलिशन है लेड बाय जमात इस्लामी, राइट। अपेरेंटली दोनों ही जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं बड़ी हार्ड लाइनर्स हैं, काफी इस्लामिक हार्ड लाइनर पार्टीज, और इंडिया इस बात को बहुत क्लोजली वॉच कर रहा है। अब आपने देखा ही है पिछले 2-3 महीनों में कि जो हिंदूज की टारगेटिंग की जा रही है बांग्लादेश में, एंड देयरफॉर बिकॉज नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट्स हैं बांग्लादेश के साथ बॉर्डर टच करते हैं, एंटी इंडिया एलिमेंट्स काफी ऑपरेट करते हैं इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर में, जो बांग्लादेश में हिंदूज को मारा जा रहा है, माइनॉरिटीज को मारा जा रहा था पीछे, इस सब के चलते बहुत चिंता की बात है कि कहीं कोई हार्ड लाइन पार्टी अगर सत्ता में आती है बांग्लादेश में, उससे इंडिया के साथ जो कोऑपरेटिव एफर्ट्स इस कंट्री के चल रहे थे वो कैसे इंपैक्ट होंगे। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इज शेप्ड बाय द फॉल ऑफ शेख हसीना अवामी लीग गवर्नमेंट। शेख हसीना को वैसे भी अरेस्ट करने के ऑर्डर दे दिए गए थे। देन एलिगेशंस ऑफ अथॉरिटेरियन गवर्नेंस कि भाई 2009 से 2024 के बीच में 15 साल का जो रूल था शेख हसीना का, तो अवाम का ये एलिगेशन है और पॉलिटिशियंस का भी ये कहना है कि शेख हसीना ने बहुत आयरन हैंड के साथ रूल किया बांग्लादेश में। हालांकि इस बात को हम डिसएग्री भी कर सकते हैं, अग्री भी कर सकते हैं, बिकॉज ये वही 15 साल है, ये 2009 से 2024 में ही वो 15 साल है जब शेख हसीना के रूल ने बांग्लादेश को खूब इकोनॉमिक तरक्की भी दी है। सो देयरफॉर दैट इज डिबेटेबल। आपका क्या विचार है वैसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि शेख हसीना का जो रूल था क्या वो वाकई में अथॉरिटेटिव था या कुछ अच्छा भी हुआ था उसमें। देन एक नेशन वाइड अपराइजिंग हुआ अगस्त 2024 में विच आल्सो लेड टू द आउस्टर ऑफ शेख हसीना, एंड देन आल्सो यहां पे देयर वाज अ रिस्टोरेशन ऑफ द रेफरेंडम प्रोविजंस। तो रेफरेंडम जो है ना, मतलब बांग्लादेश में पहली बार रेफरेंडम नहीं होने जा रहा, पहले भी 3 दफा हो चुका है, लेकिन 2011 के बाद बांग्लादेश में रेफरेंडम्स होने बंद हो गए थे। ऑलराइट, तो वो हाई कोर्ट, बांग्लादेश की हाई कोर्ट ने कहा 2024 में कि रेफरेंडम का जो प्रोविजन है उसको रीस्टोर किया जाए। और रेफरेंडम जो अब प्रपोज किया गया है या जो रिफॉर्म्स प्रपोज करे गए थे मोहम्मद यूनुस के द्वारा, जो रेफरेंडम के फॉर्म में अब लोगों के ऊपर अब वो चॉइस दी जा रही है, दैट इज लिंक्ड टू द ट्रांजिशनल पॉलिटिकल मूवमेंट राइट नाउ। तो रेफरेंडम वोटर्स को सिर्फ एक ही चीज पूछ रहा है, या तो हाँ या तो ना, कि क्या आप अग्री करते हैं जुलाई नेशनल चार्टर से, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इंप्लीमेंटेशन ऑर्डर 2025 था, जिसको अगस्त में पब्लिक किया गया था, अगस्त 2025 में। क्या आप अग्री करते हैं कि नहीं करते हैं, आपने ये बताना है, मतलब आपने नहीं बट जो वोटर्स हैं बांग्लादेश के, जो आवाम है बांग्लादेश की। और ये इंट्रोड्यूस करे गए थे प्रपोजल्स बाय द इंटरिम गवर्नमेंट व्हिच वाज हेडेड बाय मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस वही इंसान है जिनको चलो नोबेल प्राइज तो मिला ही था, नॉट पीस प्राइज बट नोबेल प्राइज तो मिला ही था, लेकिन साथ के साथ मोहम्मद यूनुस वही है जिन्होंने पिछले 1.5 साल में, पिछले 1.5 ईयर में बहुत करीबी बनाई है पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ। पाकिस्तान के साथ तो डायरेक्ट फ्लाइट्स भी रिज्यूम करे गए हैं और काफी एंटी इंडिया एलिमेंट्स बोले हैं, काफी एंटी इंडिया बातें बोली हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कट डाउन कर दो, कि इंडिया क्या समझता है अपने आप को, अगर आज हमने सिलीगुड़ी कॉरिडोर कट डाउन कर दिया तो इंडिया को एक्सेस कट हो जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। तो ऐसी
नोबेल प्राइज जीता है आपने, आप इतना अच्छा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए हो, ऐसी बातें आप कर रहे हो, और आप बगल में साउथ एशिया में हमारे पड़ोसी देश हो, 4100 किलोमीटर का बॉर्डर है, क्यों कर रहे हो? व्हाई आर यू प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ चाइना एंड ऑल्सो पाकिस्तान? तो लगभग 80 रिफॉर्म्स मोहम्मद यूनुस ने प्रपोज किए थे, हाफ ऑफ देम आर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। अब अगर ये रेफरेंडम में मेजॉरिटी लोग कहते हैं कि हाँ हमको ये प्रपोजल्स अप्रूव्ड है, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म काउंसिल बनाया जाएगा, 180 दिन का टाइम दिया जाएगा इस काउंसिल को कि भैया आपने वो सारे प्रोविजंस को वन बाय वन इंप्लीमेंट करना है। यानी कि वहां पे जो जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, वो वोटर्स को पूछ रही है कि क्या आप सिर्फ अपने वोट के जरिए सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी को चूज करना चाह रहे हो, या आप पूरा का पूरा सिस्टम रीडिजाइन करना चाह रहे हो? सिर्फ रूलर्स को या सत्ता में बैठे लोगों को रिप्लेस करने का मौका नहीं दिया जा रहा, आपको सिस्टम को रीडिजाइन करने का मौका भी दिया जा रहा है ना। चार्टर को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था? ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? कि भैया फिर से ऑथोरिटेरियन रूल की टेंडेंसीज रीसर्फेस ना करें। देन अगस्त 2024 में जो हुआ उसको कैसे इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा सकता है, और कैसे स्ट्रक्चरली, देखो अंडरस्टैंड मानते हैं यहां पे स्ट्रक्चरल डेमोक्रेसी की बात हो रही है। देखो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी होता है कि भैया बीजेपी है, कांग्रेस है, ये पार्टी है, वो पार्टी है, इलेक्शंस हुए, वोट किया, आगे। लेकिन यहां पे जब हमारे यहां पे इलेक्शंस होते हैं तो कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं आता। हाँ मतलब हमारे संविधान में कुछ अमेंडमेंट्स आने हैं, कोई बिल्स पास होने हैं, वो तो काम चलता रहता है, लोकसभा में, राज्यसभा में, वो काम चलता रहता है। पर बांग्लादेश का ये इलेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये सिर्फ इलेक्टोरल आउटकम्स को यहां पे नहीं देखने वाला, यहां पे स्ट्रक्चरल आउटकम्स को भी असेस किया जाएगा, व्हिच मींस कि यहां पे एक मौका है संविधान को एक नए सिरे से रिफॉर्म करने का बांग्लादेश के लोगों के पास। नाउ शेख हसीना की सरकार को एक्यूजेशन था कि उसने सारी की सारी पावर, शेख हसीना ने अपने हाथों में पावर कॉन्सेंट्रेट करी थी, अवामी लीग के हाथ में ही सारी की सारी पावर थी। एंड देयरफॉर जो भी संवैधानिक तरीके से अमेंडमेंट्स हो रहे थे वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस को, एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन को ही स्ट्रेंथन कर रहे थे। अब ये जो चार्टर है जो प्रपोज किया गया था, जिसमें 80 से ज्यादा रिफॉर्म्स हैं, इसको कहा जा रहा है कि ये भैया कोई भी अथॉरिटेटिव लीडर या कोई भी फैसिस्ट लीडर अगर आने की कोशिश करेगा तो ये इंश्योरेंस है उसके खिलाफ, कि एक एंटी अथॉरिटेरियन इंश्योरेंस है। लेकिन एक बात आपको बताना चाहता हूं, और आप भी इस बात को सोचो और मुझे जरूर बताओ कमेंट पे आपका क्या विचार है। इंश्योरेंस पॉलिसीज जो होती है ना, वो डिपेंड करता है कि कौन इसको इंप्लीमेंट करने वाला है। केवल ये कह देना कि ये एंटी अथॉरिटेरियन इंश्योरेंस है, ये चार्टर इंश्योर करेगा कि कोई भी अथॉरिटेटिव टेंडेंसी फिर से रीसर्फेस नहीं करेगी, ये बात कहने से नहीं हो जाना। ये डिपेंड करता है कि इस पूरे चार्टर की इंप्लीमेंटेशन को कौन ओवरसी कर रहा है। अब इसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जैसे बताए गए हैं, बाय कैमरल लेजिस्लेचर का प्रोपोजिशन है, अपर हाउस में 100 मेंबर्स होंगे, और जो अमेंडमेंट्स हैं, संवैधानिक अमेंडमेंट्स हैं, वो अपर हाउस का अप्रूवल मांगेंगे। ऑलराइट, प्राइम मिनिस्ट्रियल टर्म लिमिट्स, यानी कि लॉन्ग इनकम्बेंसी साइकिल्स नहीं होंगे। जैसे 15 साल का टर्म था शेख हसीना का, वो 15 साल से प्राइम मिनिस्टर है, तो ऐसी बात फिर से नहीं दोहराई जाएगी। देन एंटी डिफेक्शन प्रोविजंस है, जहां पे लिमिटेशन होगी पार्टी स्विचिंग पॉलिटिक्स को लेके। जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन की बात करी गई है, जिसमें एग्जीक्यूटिव का रोल और एग्जीक्यूटिव का दखलंदाजी बिल्कुल कम किया जाएगा। और यूनिलैटरल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में बैन किया जाएगा, यानी कि जो रूलिंग पार्टी है उसी की बस हुकूमत रहे, उसी की डोमिनेंस रहे, जो वो चाहे वो अमेंडमेंट प्रपोज करे, ऐसा नहीं होगा। तो ये जो डिजाइन है, ये जो चार्टर है, क्लियरली ये एग्जीक्यूटिव ओवररीच को लिमिट करने की कोशिश कर रहा है अपने रीसेंट पॉलिटिकल एक्सपीरियंस से, और एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, व्हिच इज फेयर इनफ, व्हिच साउंड्स वेरी गुड। देखो सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, वो तो मेरे को ये पढ़ के नहीं लगा कि कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर्स। हाँ, लेकिन अपने आप में ये तीनों ऑर्गन्स रिस्पेक्टफुली अपने अपने दायरे में काम कर सकें, ऑपरेट कर सकें, उसको एक शुरुआत में लेके जाने की कोशिश जरूर ये रिफॉर्म्स कर रहे हैं। देन डेमोक्रेटिक डीपनिंग प्रपोजल, जैसे कि औरतों की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना, ऑपोजिशन पार्टीज में से जो डेप्यूटी स्पीकर है या की कमेटी पोस्ट है, तो जो ऑपोजिशन पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं वो इन पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। प्रेसिडेंशियल पावर्स को एनहांस करना, जो हमारे जो इनके फंडामेंटल राइट्स हैं, जो संवैधानिक राइट्स हैं, उनको एक्सपैंड करना। लोकल गवर्नमेंट को, अर्बन लोकल बॉडीज को, रूरल लोकल बॉडीज को स्ट्रेंथन करना। 3 टियर गवर्नमेंट, जो 3 टियर गवर्नेंस की बात आती है, बांग्लादेश भी वो मजबूत बनाना चाहता है। और जुडिशियल इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करना। ये सब बातें जो हैं, ये सब बातें, काफी सारी बातें तो हमारे संविधान में भी हैं, तो ये अच्छी बातें हैं जो बांग्लादेश उठाना चाहता है। देखो हम ये नहीं कहते कि बांग्लादेश ये काम ना करे। आप ऐसे स्टेटमेंट मत दो ना कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को हम कट कर देंगे, हम इंडिया को तबाह कर देंगे। आप चाइना पाकिस्तान के साथ दोस्ती करनी है, करो। आप ही के तो आका थे जो हमारे पास आए थे रोते रोते कि भैया हमको आजाद करो पाकिस्तान से। अब आपने फिर से पाकिस्तान को गले मिलना, मिलो, कोई बात नहीं, हमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो आप काम कर रहे हो, जो आप रिफॉर्म्स लेके आना चाह रहे हो, ये तो काम ठीक है, इसमें कोई गलत काम नहीं है, हम सपोर्ट कर रहे हैं। हम इसको देख भी रहे हैं कि कितना वाकई में आप इसको इन लेटर एंड स्पिरिट कर पाओगे।
सवाल ये है कि क्या ये रिफॉर्म्स, आर दीज रिफॉर्म्स अबाउट बैलेंस ऑफ पावर? ये आपके लिए भी सोचने की बात है। सोचो कि क्या ये रिफॉर्म्स बैलेंस ऑफ पावर की बात है या केवल पावर को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है? क्या वाकई में चेक्स एंड बैलेंसेस लगेंगे कि कोई अथॉरिटेटिव रूल फिर से ना हो, या केवल पावर को ही रीडिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है? सोचने वाली बात है। अब ये जो स्ट्रक्चर है रेफरेंडम बैलेट का, अब ये बैलेट में वन कंसोलिडेटेड क्वेश्चन है जिसमें 4 ब्रॉड रिफॉर्म कैटेगरीज हैं। वोटर्स दे कैन नॉट वोट सेपरेटली ऑन ईच ऑफ द कैटेगरीज, यानी कि जो 4 ब्रॉड रिफॉर्म कैटेगरीज हैं, तो ये आपको, ये चारों को मद्देनजर रखते हैं आपको या हाँ या ना कहना है। या तो आप पूरे के पूरे चार्टर को एक्सेप्ट कर सकते हो, या सिलेक्टिवली ये नहीं कह सकते कि हाँ मेरे को बायकैमरल लेजिस्लेचर अप्रूव्ड है लेकिन मेरे को जुडिशियल इंडिपेंडेंस अप्रूव नहीं है। तो आपको चार्टर को टोटलिटी में या तो एक्सेप्ट करना है या तो रिजेक्ट करना है, सीधी सी बात है, हाँ या ना। अब ये जो कंसोलिडेशन है हैज जनरेटेड डिबेट बिकॉज इलेक्टर्स जो यानी कि वोट देने जा रहे हैं वो सिलेक्टिवली सपोर्ट नहीं कर सकते स्पेसिफिक रिफॉर्म्स को। तो जो वोट है वो एक पैकेज बन रहा है, या तो इंडोर्स करो या तो कंप्लीटली रिजेक्ट करो। तो चार्टर प्रपोज करता है कि इलेक्शन टाइम केयरटेकर गवर्नमेंट्स होंगे, यानी कि अब 3 कैटेगरीज हैं रिफॉर्म्स की। एक तो इंस्टीट्यूशनल रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है, यानी कि चार्टर प्रपोज करता है कि इलेक्शन टाइम केयरटेकर गवर्नमेंट्स रहेंगे, इलेक्शन कमीशन होगा, और बाकी जो संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बनाया जाएगा एज पर द प्रोसीजर्स डिफाइंड इन द जुलाई चार्टर। देन कैटेगरी बी में आता है बायकैमरल लेजिस्लेचर। इसमें की फीचर्स क्या है कि भैया अपर हाउस में 100 मेंबर्स होंगे, मेंबर जो सिलेक्ट किए जाएंगे प्रोपोर्शनली बेस्ड ऑन द नेशनल वोट शेयर। कोई भी संवैधानिक अमेंडमेंट होगा उसको अप्रूव करने के लिए मेजॉरिटी अपर हाउस का चाहिए, एंड देयरफॉर ये प्रोविजन इंट्रोड्यूस करने से एक एडिशनल लेयर ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस लेके आने की कोशिश कर रही है, ताकि जो लोअर हाउस है या जो पार्टी लोअर हाउस में रूलिंग पार्टी है वो यूनिलैटरली संवैधानिक चेंजेस ना कर सके। एंड देन कैटेगरी सी में 30 कंसेंसस बेस्ड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स है, जैसे कि डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ाना, इंश्योरिंग जुडिशियल इंडिपेंडेंस, ये जो बातें आपको मैंने भी बताई थी ये सब बातें हैं। पॉलिटिकल पार्टीज ने अग्री करा है 30 रिफॉर्म्स में विद इन द चार्टर, इंक्लूडिंग दीज रिफॉर्म्स एज वेल। तो जो अगली इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी उसको ऑब्लिगेशन होगा कि ये चार्टर को अब उसको इंप्लीमेंट करना है, अगर ये चार्टर मेजॉरिटी लोगों के द्वारा रेफरेंडम में एक्सेप्ट किया जाता है। तो यहां पे जो विल है, विल पॉलिटिकल पार्टीज की नहीं है कि उनको ये प्रोविजंस पसंद है कि नहीं पसंद है, विल यहां पे लोगों की है कि लोग इस चार्टर को, इस रेफरेंडम में इस चार्टर को टोटलिटी में एक्सेप्ट करते हैं कि रिजेक्ट करते हैं। अगर तो मेजॉरिटी लोग, आवाम वोट करती है यस कि हमको ये चार्टर में जो प्रोविजंस है सारे के सारे मंजूर हैं, अच्छे लगते हैं, तो देन एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म काउंसिल बनाया जाएगा और उसको ये रिफॉर्म इंप्लीमेंटेशन का काम धाम 180 डेज के अंदर, यानी कि लगभग 6 महीनों के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा। और इनकमिंग पार्लियामेंट जो भी पार्टी सत्ता में आएगी, जो रूलिंग पार्टी होगी, दैट विल बी पॉलिटिकली बाउंड कि उसको ये रिफॉर्म्स एग्जीक्यूट करने ही करने हैं, एंड देयरफॉर ये स्ट्रक्चरल चेंजेस तभी आ पाएंगे। लेकिन अगर मेजॉरिटी लोग कहते हैं कि नहीं, हमको ये रेफरेंडम नहीं पसंद, हमको ये रेफरेंडम के चलते ये जो कंडीशंस हैं, जो रिफॉर्म पैकेज है, जो चार्टर है, हमको नहीं पसंद, तो जो इनकमिंग पार्लियामेंट है, जो इनकमिंग रूलिंग पार्टी है, दिस विल नॉट बी पॉलिटिकली ऑब्लिगेटेड, दिस विल नॉट बी पॉलिटिकली ऑब्लिगेटेड टू इंप्लीमेंट रिफॉर्म्स, और जो रिफॉर्म प्रपोजल्स हैं दे मे बी रिकंसिडर्ड और मे बी अबैंडन्ड एट ऑल। तो पॉलिटिकल ट्रांजिशन विल रिमेन लिमिटेड बिकॉज ऑफ द इलेक्टोरल चेंज रादर दैन द इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रक्चरिंग। तो लोगों ने, आवाम ने अगर कहा कि नहीं, हम नहीं चाहते कि चार्टर के प्रपोजल्स को हम इंट्रोड्यूस करें, तो फिर बस वो इलेक्टोरल ट्रांजिशन ही हो रहा है कि भाई कोई और पार्टी थी, अवामी लीग थी पहले शेख हसीना की, अब कोई और आ गई है, बीएनपी आ गई है, दैट इज अबाउट इट। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं आएंगे। पॉलिटिकल पार्टीज का क्या स्टैंड है? जो बीएनपी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, उसने जुलाई चार्टर को साइन करा है, पब्लिकली सपोर्ट करता है, लेकिन कुछ उसमें जो प्रोविजंस हैं जहां पे एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को कट करने की बात आती है, लिमिट करने की बात आती है, उन प्रोविजंस को जो बीएनपी पार्टी है इतना सपोर्ट नहीं करता है, थोड़ा अनकंफर्टेबल है। और बीएनपी पार्टी को लगता है कि अगर उसको मौका मिलता है तो वो ये रिफॉर्म्स को और मॉडिफाई कर सकता है। जमाते इस्लामी, जो कि एक हार्डलाइन इस्लामिक पार्टी है, अगेन स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है इन रिफॉर्म्स का, अपॉर्चुनिटी देख रहा है कि कैसे जो लंबे अरसे से जो पावर शेयरिंग हो रहा है, कभी बीएनपी आ रही है, कभी अवामी लीग आ रही है, तो यानी कि एक बात मान के चलें कि जमाती इस्लामी एक ऐसी पार्टी है जो कि जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में बीजेपी कांग्रेस चलता आ रहा है, तो जमाते इस्लामी कह रही है कि भाई बांग्लादेश में भी बीएनपी और अवामी लीग का ही डोमिनेंस चलता आ रहा है, तो कैसे हम एक रिविजनिस्ट पार्टी बन सकते हैं। और ये रेफरेंडम का आउटकम अगर लोगों के द्वारा ये यूनानिमसली एक्सेप्ट किया जाता है, बहुत ज्यादा लोग अगर मेजॉरिटी में एक्सेप्ट करते हैं, तो ये पोस्ट इलेक्शन पॉलिटिकल बार्गेनिंग में भी इस पार्टी को, जमाते इस्लामी पार्टी को भी काम आ सकता है। बांग्लादेश में इससे पहले भी रेफरेंडम्स हो चुके हैं। 1977 में कॉन्फिडेंस इन द प्रेसिडेंट जियाउर रहमान, जो कि मिलिट्री रूलर थे। 1985 में कॉन्फिडेंस इन प्रेसिडेंट हुसैन मोहम्मद इरशाद, एंड 1991 में कि क्या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से पार्लियामेंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए।
अब इससे पहले जब ये तीनों रेफरेंडम्स हुए थे तो ये ओवरवेलमिंग यस में गए थे, यानी कि लोगों ने इन रेफरेंडम में बढ़ चढ़ के यस में वोट किया था। ऑलराइट, अब रेफरेंडम प्रोविजन को अबॉलिश कर दिया था 2011 में, लेकिन 2024 में शेख हसीना के आउस्टर के बाद, रिमूवल के बाद फिर से हाईकोर्ट के द्वारा ये रेफरेंडम प्रोविजंस को रिस्टोर करने की बात करी गई है। तो यानी कि पहली बार नहीं है कि रेफरेंडम यहां पे बांग्लादेश में होने जा रहा है, 3 बार पहले भी हो चुका है। और हिस्टोरिकली इन रेफरेंडम्स को यूज करा गया है पॉलिटिकल ट्रांजिशन में। सवाल यह है कि ये मोमेंट मैटर क्यों करता है, व्हाई दिस मोमेंट मैटर्स राइट नाउ। पहली बात, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स बांग्लादेश में देखने को मिलेंगे। दूसरी बात, एग्जीक्यूटिव ओवररीच को रोकने की कोशिश है, चेक्स एंड बैलेंसेस की बात आती है, और एक रीडेफिनेशन है ऑफ द पोस्ट हसीना पॉलिटिकल ऑर्डर इन बांग्लादेश। तो ये सजेस्ट करता है कि जो बांग्लादेश का ट्रांजिशन है जो 2026 में होगा, वो केवल इलेक्शन तक सीमित नहीं होगा, वो संवैधानिक रीस्ट्रक्चरिंग तक भी जाएगा। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इंडिया शुड स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर फॉर। देखो, पहले तक तो इंडिया क्या कर रहा था, मल्टी पार्टी इंगेजमेंट स्ट्रैटेजी था, यानी कि पहले इंडिया की पर्सनालिटी सेंट्रिक डिप्लोमेसी थी कई सालों से, चाहे मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, मोदी सरकार है, मनमोहन सिंह जी की सरकार 2009 के बाद, 2014 के बाद मोदी जी की सरकार, आज 12 सालों से, 2009 से लेके अब तक हम पर्सनालिटी सेंट्रिक डिप्लोमेसी फॉलो कर रहे थे, यानी कि हमारी एंगेजमेंट प्राइमरली शेख हसीना के साथ थी। अब हमें मल्टी पार्टी एंगेजमेंट स्ट्रैटेजी एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, व्हिच मींस दैट वी शुड हैव आवर talks open with both the BNP and the Jamaat-e-Islami, and also not close our talks with Awami League. We have to focus now not on a single personality but multiple parties. Number 2, strengthening institutional to institution ties. Number 3, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के ऊपर और काम करना पड़ेगा, एक्सेलरेट करना पड़ेगा, ताकि हम इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस को और ज्यादा मजबूत बना सके। एंड नंबर 4, द क्वाइट डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग अगेंस्ट द रेडिकलाइजेशन, व्हिच मींस दैट हमको इस बात के लिए थोड़ा और रेडी होना पड़ेगा दैट डिप्लोमैटिकली वी हैव टू कम वेरी वेरी अफर्म एंड वेरी असर्टिव अगर बांग्लादेश में रेडिकलाइजेशन हो रहा है, या बांग्लादेश में अगर किसी किस्म का माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू माइनॉरिटीज को मारा जा रहा है, या कुछ अट्रॉसिटीज हो रही है, सो वी हैव टू रेज द वॉइस। Now, India की approach towards Bangladesh has been guided by 3 principles. Number 1, stability over unpredictability. Number 2, जो भी रूलिंग पार्टी है, रूलिंग गवर्नमेंट है, उसके साथ एंगेज करो। 15-16 सालों से तो वही थी शेख हसीना की पार्टी। एंड नंबर 3, ज्यादा इंटरफेरेंस बांग्लादेश के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में करना भाई हमको उचित नहीं लगता है। हम तो पंचशील प्रिंसिपल्स फॉलो करते आ रहे हैं कि भैया हमको क्या ले देना। पंचशील प्रिंसिपल्स केवल चाइना के साथ नहीं, हम हर एक साउथ एशियन कंट्री के साथ फॉलो करते आ रहे हैं, दैट वी रिस्पेक्ट योर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी, व्हाटएवर इंटरनल मैटर्स यू हैव, वी डोंट वांट टू इंटरफेयर, वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ एक्सपोर्टिंग डेमोक्रेसी। और इंडिया ने क्लोज टाइज शेख हसीना के साथ बना के रखे थे। वाई? सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात आती है विज़-अ-विज़ द नॉर्थ ईस्ट, काफी सारे इंसर्जेंट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट्स हैं, इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे पनाह लेते हैं। एंटी इंडिया एलिमेंट्स को चेक में रखने के लिए शेख हसीना की सरकार ने काफी इफेक्टिव काम किया था। ऑलराइट, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो पैसेंजर कनेक्टिविटी है, ट्रेन कनेक्टिविटी है, हमारे मैरिटाइम कनेक्टिविटी है, मैरिटाइम सिक्योरिटी इन बे ऑफ बंगाल की बात करते हैं। तो देयरफॉर हमने काफी काम करा है। बांग्लादेश एक बहुत बड़ा कंट्री है इन द सेंस कि बांग्लादेश के जरिए, मतलब बहुत बड़ा इन द सेंस ये नहीं कि वो अमेरिका या यूरोपियन यूनियन जैसा है, बट बांग्लादेश एक ऐसा देश है, एक ऐसा लैंडमास है जिसको पास करके ही हमको नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी मिलती है। तो चिटागोंग हो, या हम मोंगला पोर्ट की बात करें, या हम डिफरेंट बॉर्डर क्रॉसिंग्स की बात करें, ट्रेन कनेक्टिविटी की बात हो, पैसेंजर कनेक्टिविटी है, कमर्शियल ट्रेन कनेक्टिविटी है, तो उससे हमको कनेक्टिविटी ऑल द वे टू द नॉर्थ ईस्ट भी मिल रहा था। सो देयरफॉर ये मोमेंटम में रोक नहीं आनी चाहिए, ये मोमेंटम आगे बढ़ता रहे, इस मोमेंटम को हमको भी कॉशियसली वॉच करना है। और इंडिया इज ऑल्सो क्लोजली वॉचिंग द पोल्स इन बांग्लादेश, बिकॉज जो हमारी 5 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं इंक्लूडिंग असम, वो अपने बॉर्डर्स बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं। असम में अभी इलेक्शंस भी होने वाले हैं। और शेख हसीना का जो टेन्योर था 15 सालों का, 15-16 सालों का, इसमें हमने बहुत कोऑपरेशन देखा था बांग्लादेश और इंडिया के बीच में, जहां पे एंटी इंडिया एलिमेंट्स को विद इन बांग्लादेश और ऑल्सो ऑन द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे क्रैकडाउन मिला था। देन नंबर 2, 2015 में जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था 50 सालों के बाद, 1975 के बाद 2015, यानी कि ऑलमोस्ट 5 डेकेड्स के बाद, 1975 से बातचीत शुरू हुई थी, तो 40 सालों के बाद, बेग योर पार्डन। इसके कारण लगभग 17,000 एकड़ का जो जमीन है वो इंडिया से बांग्लादेश को गया, और कुछ इनक्लेव्स which is equivalent to 7,000, more than 7,000 acres, वो इनक्लेव्स, वो जमीन बांग्लादेश ने इंडिया को दी। ऑलराइट, तो कुछ इनक्लेव्स थे जो कि ज्योग्राफिकली या इंडिया में थे या बांग्लादेश में थे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली वो विज़-अ-वी, यानी कि कुछ एरियाज, कुछ इनक्लेव्स जो कि ज्योग्राफिकली बांग्लादेश में बट एडमिनिस्ट्रेटिवली वो इंडिया के पास होने चाहिए, एंड सेम कुछ ज्योग्राफिकली कुछ इनक्लेव्स इंडिया के अंदर है बट वो एडमिनिस्ट्रेटिवली बांग्लादेश के पास होने चाहिए। तो ये हमने इनक्लेव्स एक्सचेंज किया था लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हुआ था, और इस बात को होते होते 40 साल लग गए। 1975 से प्रोसेस शुरू हुआ था, लेकिन 2015 में जाके एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल मिला, जिसके कारण ये लैंड इनक्लेव्स का एक्सचेंज हुआ। एंड लास्टली, लेट्स नॉट फॉरगेट कि 2001 से 2006 के बीच में, इस 5 साल के पीरियड में बीएनपी पार्टी वाज रूलिंग बांग्लादेश,
एंड इंडिया के साथ रिलेशंस बांग्लादेश के उस दौरान काफी डाउनहिल पे थे। जमात इस्लामी हैज आल्सो बीन ओकेजनली अलाइड विद द बीएनपी, और इसको व्यू किया जाता है दिल्ली के सर्कल्स में, साउथ ब्लॉक में, विद अ लॉट ऑफ सस्पिशन बिकॉज ऑफ इट्स प्रो पाकिस्तान इंक्लिनेशन एंड हार्डलाइन इस्लामिक व्यूज। खैर दोस्तों, यहां पे ये बात खत्म करते हैं इस वीडियो में। बाकी अगर आप अपने प्रीलिम्स की तैयारी को स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं तो प्लीज जुड़िए स्लीपी क्लासेस के बेहतरीन और उम्दा लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के साथ। इस कोर्स में जुड़ने के लिए टोल फ्री नंबर पे कॉल करें, मुझे आपका इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू कमेंट शेख हसीना इन द कमेंट सेक्शन टू मार्क योर अटेंडेंस। थैंक यू।